हेलो एवरीवन। तो आज हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। बेसिकली इसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, एट द सेंटर ऑफ द लूप। और दूसरा क्वेश्चन बनता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप, ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। हमारे पास ये दो डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये दोनों बोर्ड के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस इनके एप्लीकेशंस जेईई और नीट में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले हम लोग उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की एक लूप की वजह से डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप में करंट कैरिंग लूप। अच्छा, जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है उनके लिए ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर निकालना सीखा था। हमारे पास यहाँ पे कहीं पे एक P पॉइंट था, यहाँ पे हमारे पास कहीं पे Q पॉइंट था और एक वायर था जिसमें करंट फ्लो कर रहा था I, विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी थी। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे लूप बना रही थी, P से बाहर आते हुए और Q पे अंदर जाते हुए। यहाँ पे P पॉइंट पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी इनसाइड और Q पॉइंट पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, वो कैसी थी, आउटसाइड। और वो ऐसे लूप बना रही थी। ये वाला पार्ट हमारा पीछे की तरफ का, मतलब वायर के पीछे वाला एंड। ओके, क्या हम इस वायर से एक रिंग बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम इस वायर से एक रिंग? हम क्या करेंगे, इस वाले एंड को और इस वाले एंड को पकड़ के मिला देंगे। चलो मिलाते हैं। फिर हम जैसे ही ये वाला एंड ऊपर और नीचे दोनों एंड को हम लोग जब मिलाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा एक लूप बन जाता है जिसमें हमारे पास कुछ ये इस डायरेक्शन में कुछ करंट फ्लो कर रहा है। क्या P पॉइंट हमारा रिंग के अंदर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्या हम ऐसी रिंग बना सकते हैं कि ये P पॉइंट इस रिंग का सेंटर में हो? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये जो P पॉइंट है, ये हमने कुछ ये रिंग ऐसी ही बनाई कि ये P पॉइंट हमारा रिंग के सेंटर पे रहे, रिंग के सेंटर पे रहे। तो बता इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा? यहाँ पे B का डायरेक्शन होगा इनवर्ट द पेपर। अगर लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होता है? इनवर्ट डायरेक्शन। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। व्हेन current in the loop is in clockwise direction, the direction of magnetic field, direction of magnetic field at center of loop is in inward direction, is in इनवर्ड। कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी? इनवर्ड डायरेक्शन होगी। जब हमारा करंट क्लॉकवाइज हो तो डायरेक्शन कौन सी होगी? इनवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ तब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कौन सी डायरेक्शन होगी तब? आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। चलो, तो हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में बात कर ली। अब हम लोग इस करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। सेम यही हम लूप वापस, ये लूप वापस से हम लोग यहाँ नीचे की तरफ बना रहे हैं। तो हमारा ये एक लूप बन गया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I। अच्छा, ये हमारा सेंटर। तो जब हम इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हैं, देख इस वायर के यहाँ पे देख,
इस वायर पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड थी इनसाइड। अगर मैं इस वायर के बाहर एक और पॉइंट ले लूँ, क्यू पॉइंट, यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट देख, क्यू पॉइंट, तो मुझे बता सकता है कोई इस क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा? क्या वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा? बिल्कुल आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। तो हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रही है क्यू पॉइंट से बाहर आते हुए, क्यू पॉइंट से बाहर आते हुए और पी पॉइंट पे, जो सेंटर वाला पॉइंट है पी, इस पे अंदर जाते हुए, तो हम दोनों पॉइंट से क्या ज्वाइन करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हैं? क्या वो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी? बिल्कुल। तो हम ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं। अब इसको अगर मैं लूप को ऐसे रख दूं, ये अभी हमारा XY प्लेन में है। अब हमने क्या करा, इसको मैं यहाँ पे एक्सिस बना के बता देता हूँ तुमको। ये हमारा X एक्सिस, ये हमारा Y एक्सिस। ये जो लूप था ये हमारा XY प्लेन में था, XY प्लेन। अब ये जो लूप है हमारी Z एक्सिस होगी बाहर की तरफ। तो ये जो लूप है इसमें हमारा ये जो है XZ प्लेन में रखा हुआ है, XZ प्लेन में। XZ प्लेन मतलब यूँ समझ लें कि ये लूप बाहर आ रहा है, अपना जो स्क्रीन है स्क्रीन से बाहर आते हुए लूप है। तो अब इसके आसपास जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं तो वो अपने को कुछ ऐसे दिखती है। इसमें हम लोग करंट का डायरेक्शन ले लेते हैं कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे, तो अब यहाँ पे देख XY प्लेन वाले लूप को देख, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी इनसाइड जाते हुए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी नीचे की तरफ जाते हुए। यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? नीचे की तरफ जाते हुए। तो यहाँ पे अपने को इनको लूप में बनाना है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे लूप बनाती है। सेम राइट हैंड साइड पे भी मैं बना सकता हूँ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड जाते हुए, और भी लूप बना सकते हैं नीचे की तरफ जाते हुए, और बीच में अपने को ये लूप बहुत बड़ा हो जाता है तो अपने को ये स्ट्रेट ऐसे डाउनवर्ड जाते हुए दिखती है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना सीख लिया। एक करंट कैरिंग लूप की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा बनता है। डायरेक्शन के बारे में ध्यान रखना, यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है हमारा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ करंट इज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज। ये वाला ऊपर जो हम लोगों ने ये जो पॉइंट लिखा था, ये वाला पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट याद रखना, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि तुमको याद रहे। ओके, चलो। तो अब हमने डायरेक्शन देख लिया, हमको डायरेक्शन पता चल गया कि एक करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। अब अपने को सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अच्छा, करंट कैरिंग वायर की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से हम लोगों ने जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था तो हमने बायो-सॉवर्ट्स लॉ को यूज़ किया था। तो यहाँ पे भी हमको क्या यूज़ करना है? बायो-सॉवर्ट्स लॉ को। अच्छा, जब हमने करंट कैरिंग वायर को सॉल्व किया था तब हमने क्या करा था? एक वायर लिया था बड़ा सा, जिसको हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करा था। इन सब पार्ट का लेंथ कितना था? DL था। कितना था? DL लेंथ के हम लोगों ने इनफाइनेटली बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, और उन सब टुकड़ों की वजह से इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिख के उनको ऐड करना था। ऐड करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था इंटीग्रेशन। क्या यूज़ किया था? इंटीग्रेशन। चलो, तो ये प्रोसेस अपने को यहाँ पे भी यही चीज़ फॉलो करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लूप बना लेते हैं। अगले पेज पे शुरू करते हैं। हमने एक लूप बना लिया। ओके, लूप में करंट का डायरेक्शन है कुछ हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट फ्लो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे लूप को हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करेंगे, और DL लेंथ के एलिमेंट्स में हम क्या करेंगे, इसको टोटल ब्रेक करेंगे। इसको हम लोगों ने लूप को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लिया। अब ये जो टुकड़ा है, पहला टुकड़ा, इसकी वजह से हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। इसकी वजह से हम लोग सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। ओके, और
फिर हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें लिख लेते हैं शुरू करने से पहले। अ लूप कैरिंग करंट आई, अ लूप कैरिंग करंट आई एंड रेडियस आर, इसका करंट हो गया हमारा आई है और इसका रेडियस कितना है, आर है। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। अच्छा, अब हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं बायो-सॉवर्ट्स लॉ। चलो तो अकॉर्डिंग टू बायो-सॉवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू dB, magnetic field due to small element is given by mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, mu naught I dl sin theta upon r square। मैं वापस से इस लूप को यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ एक बार वो समझने के लिए। ये हमारा लूप बन गया, लूप में करंट फ्लो कर रहा है I, यहाँ पे हमारा सेंटर वाला पॉइंट। हमने इस लूप के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लिया था जिसका लेंथ था dl, जिसका लेंथ कितना था, dl। रुको थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, एलिमेंट dl। अच्छा, dl का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा हमारे लिए जो करंट का डायरेक्शन है। यहाँ पे हमारे पास सेंटर वाला पॉइंट P, इन दोनों को जो ज्वाइन करेगा वो हमारे लिए r वेक्टर होगा, ठीक है, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे लिए, क्या वो रेडियस ऑफ लूप के इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ r वेक्टर कितनी होगी, रेडियस ऑफ लूप के इक्वल विच इज r। चलो अच्छा, फॉर्मूले में हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ऑफ r तो फाइंड कर लिया, मतलब हम लोगों ने ये चीज तो फाइंड कर ली। अब अपने को क्या चीज और फाइंड करनी है, एंगल फाइंड करना है। किस किस के बीच का एंगल, dl और r के बीच का एंगल। dl ये वाला वेक्टर dl वेक्टर और r वेक्टर, dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल। एंगल कितना है यहाँ पे बता सकता है कोई, क्या वो एंगल 90 डिग्री है, थीटा हमारे लिए कितना हो गया, 90 डिग्री। ओके, ये सारी चीजें अपने को पता है, हम लोग जल्दी से हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl साइन 90 अपॉन r स्क्वायर विच इज कैपिटल R का स्क्वायर। हम लोगों ने सारी चीजें लिख ली। dB जो वापस इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I r अपॉन r स्क्वायर, सॉरी कुछ गलत बोल दिया मैंने, साइन 90 विच इज इक्वल्स टू 1 dl। चलो हम लोगों ने इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखा, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इतना आया, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इतना आया। अब अपने को क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट। चलो तो इंटीग्रेट करते हैं जल्दी से। इंटीग्रेट बोथ साइड। dB का इंटीग्रेशन 0 से b के लिए म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, सारी चीजें कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dl। अपने को इस dl का इंटीग्रेशन करना है। dl हमारा क्या था, लेंथ एलिमेंट था। अच्छा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या टोटल लेंथ ऑफ द लूप के इक्वल आएगा, बिल्कुल, ये किसके इक्वल आएगा, टोटल लेंथ ऑफ द लूप। अच्छा, इस लूप का टोटल लेंथ कितना है, लूप का टोटल लेंथ कितना है, अगर रेडियस r है तो क्या वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल है, बिल्कुल। लेंथ ऑफ लूप इज इक्वल्स टू
लेंथ ऑफ लूप इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो क्या हम लोगों को dl का लिमिट मिल गया 0 से 2 पाई आर। dl हमारे पास लेंथ एलिमेंट है, ध्यान रखना ये बात, करंट एलिमेंट और इसको लेंथ एलिमेंट दोनों चीजें बोलते हैं। db का इंटीग्रेशन हमारे लिए b हो चुका, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इधर dl का इंटीग्रेशन l, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 से 2 पाई आर। इधर भी हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 0 से b। उधर की तरफ लिमिट तो आ गया b माइनस 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर माइनस 0, 2 पाई आर माइनस 0। सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर लेते हैं जल्दी से। r से r स्क्वायर कैंसिल हुआ, नीचे की तरफ बचेगा r, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, नीचे बचेगा हमारे पास 2। तो मैग्नेटिक फील्ड निकल के कितनी आएगी हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। डायरेक्शन कौन सा है, इनवर्ट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है, इनवर्ट डायरेक्शन। ये बात अपने को याद रहेगी। करंट का डायरेक्शन कौन सा था, डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सा था हमारा, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट था हमारा क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई, इनवर्ट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने फाइंड किया कुछ इतना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अगर हमारे पास ऐसे n रिंग रखी हो, मतलब बहुत सारी रिंग्स रखी हो, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग देख लेते हैं। इफ कैपिटल N रिंग्स और लूप्स आर प्रेजेंट देन मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर विल बी। अच्छा, एक रिंग की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, तो 2 रिंग की वजह से म्यू नॉट 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अगर ऐसे n रिंग्स रखी हुई तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या वो हम लोगों को सिर्फ n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू n, बिल्कुल। तो हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल N आई अपॉन 2 आर। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट N आई। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग। हमारे पास एक रिंग है जिसके एक्सिस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये हमारे पास एक रिंग है और इसका एक एक्सिस है कुछ ये वाला, जो इसका सेंटर, ये वाला सेंटर है, सेंटर, और यहाँ पे हमारे पास कोई एक पी पॉइंट है जिस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अपने को कुछ चीज़ें गिवन है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इस रिंग में करंट फ्लो कर रहा है I। इन चीज़ों को हम लिख लेते हैं सबके सब। सर्कुलर रिंग, रिंग कैरिंग करंट I and his radius R। इस रिंग का रेडियस कितना है अपना, वो है R। अ पॉइंट P, point P is located at a distance Z from the center of ring. We have to find magnetic field at point P। अपने को P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अपने को यहाँ से O से P तक का जो डिस्टेंस दिया गया है वो अपने को Z गिवन है,
ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने को ऑलरेडी गिवन है। अपने को फाइंड करना है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। चलो इसको हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं अपने को सॉल्व करने के लिए बायो-सॉवर्ट्स लॉ को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को बायो-सॉवर्ट्स लॉ यूज़ करने से पहले एक काम करना पड़ता है, वो क्या है, इस रिंग को अपने को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करना पड़ता है और उन एलिमेंट्स की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना पड़ता है पी पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम अपना जो इसका प्रोसेस है उसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो अपने को जो काम करना है वो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इस डायग्राम को एक बार और कॉपी कर लेते हैं नीचे की तरफ। ओके, हमारे पास ये अपना पूरा का पूरा डायग्राम है। हमको क्या करना है, इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेना है जिसका लेंथ कितना होगा, dl। टेक अ एलिमेंट, और जिसको हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। टेक अ करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। अच्छा, एक और चीज, इस रिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I कर रहा है और उसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, अ रिंग कैरिंग करंट I इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रिंग में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, टेक अ करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ, वापस हम अपने नीचे की तरफ आ जाते हैं। टेक अ करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। तो चलो, तो एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं इस रिंग के ऊपर जिसका लेंथ है dl। dl का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, द पोजीशन वेक्टर of point P with respect to dl vector is r vector। मतलब इस वाले पॉइंट को और P पॉइंट को जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है r वेक्टर। वो कौन सा वेक्टर है हमारा, r वेक्टर। जहाँ पे dl एलिमेंट लिया है उसको मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो है हमारा Q पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, वो है हमारा Q पॉइंट। ओके, द एंगल, हमको ये जो एंगल है OPQ, ये वाला एंगल अपने को थीटा लेना है। ये हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया है, अज्यूम एंगल OPQ बी थीटा। हमने उतना एंगल कितना लिया है, थीटा। ओके, अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB is produced by small current element, at point P। कौन से पॉइंट पे, वो एट पॉइंट P। क्या हम dB निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, बायो-सॉवर्ट्स लॉ। हम लोग बायो-सॉवर्ट्स लॉ यूज करके हम लोग dB फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इस dl की वजह से r पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी dB, सबसे पहले हम उसका डायरेक्शन देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान देना। देख, हमें डायरेक्शन dB का डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए अपने को दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। यहाँ पे dl क्रॉस r तुम करके देखो। तुम जब dl क्रॉस r करोगे तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ये डायरेक्शन मिलेगा। मैं यहाँ पे दो एक्सिस बना रहा हूँ, एक ये वाली एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रिंग के, और एक पैरेलल है। इसको मैं एक्स एक्सिस नाम दे देता हूँ, इसको मैं वाई एक्सिस नाम दे देता हूँ। ओके, एक्स एक्सिस क्या है, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रिंग, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिंग। ओके, देख, अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा है तो कोई बता सकता है कि ये वाला एंगल कितना होगा मेरा। चलो वो फाइंड कर लेते हैं कि ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा। अगर
जो गिवन एंगल थीटा है, तो मुझे कोई बता सकता है कि ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ओके, अच्छा, अगर ये वाला एंगल, जो एंगल मैंने बनाया है 90 माइनस थीटा, तो उसके अपोजिट ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? क्या ये वापस से थीटा हो जाएगा मेरे लिए? ये वाला एंगल मेरे लिए हो गया वापस से थीटा। ये एंगल की ज़रूरत क्यों पड़ेगी हम आगे देखेंगे। ओके, चलो अब हम इस डीबी को सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। डीबी फाइंड करने के लिए अपने को यूज़ करना पड़ेगा बायो-सॉवर्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बायो-सॉवर्ट्स लॉ, dB is given by dB is equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। अच्छा, चलो अब अपने को कौन कौन सी चीज़ें पता है, हम अपने वापस से डायग्राम को देखते हैं। अपने को करंट पता है, हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl, वो पता है। अपने को साइन थीटा, यहाँ पे जो थीटा गिवन है वो है एंगल बिटवीन, ये एंगल, ये हमारा जो थीटा है, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर। dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल कितना है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चल, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो जो dl वेक्टर है वो करंट की डायरेक्शन में है, मतलब हमारा जो dl वेक्टर है, इधर देखना, dl वेक्टर का कुछ ये वाला डायरेक्शन है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और r वेक्टर कुछ ये वाला है हमारे लिए। r और dl के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। वो कितना है हमारे लिए? 90 डिग्री। dl वेक्टर जो है वो आउटवर्ड द पेपर है, और r वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, मतलब dl वेक्टर अलोंग z एक्सिस है और r वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन में है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। ओके, तो अपने को यहाँ पे थीटा पता चल गया, वो कितना है? 90 डिग्री। थीटा हम लोगों ने निकाल लिया, वो है हमारे लिए 90 डिग्री। अब अपने को आर स्क्वायर और फाइंड करना है। चलो वापस से हम अपना डायग्राम लिखते हैं। अच्छा, यहाँ इस ट्राइंगल पी क्यू ओ, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ मतलब ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे, ये एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या इसमें हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो पीछे बना के हम इसको सॉल्व करते हैं नीचे। ठीक है, ये हमने अपना ट्राइंगल बना दिया। यहाँ पे अपने को पॉइंट गिवन है ओ पी क्यू। ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो z है, ओ से क्यू का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल आर, और क्यू से जो पी का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। ओके, चलो, क्या इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू ओ, हम पाइथागोरस थ्योरम से एक बात लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आर आ गया, वो कितना आया? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो मेरा एक ये जो एंगल है ओ पी क्यू, वो अपने को थीटा गिवन है। क्या इस ट्राइंगल में साइन थीटा बता सकते हो कितना, क्या होगा? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है हमारे लिए आर, कैपिटल आर, और हाइपोटेन्यूस है स्मॉल आर। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वो कितना होगा? कैपिटल आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, चलो अब हम dB फाइंड कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाल ली। सो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया उस एलिमेंट की वजह से। ओके, अब इस dB को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 विच इज 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
ओके, तो ये हम लोगों ने dB निकाल लिया। वापस से मैं ऊपर डायग्राम पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब हमने dB निकाल लिया, अब अपने को क्या करना है, उस dB को इंटीग्रेट करना है। उस dB को अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट। ओके, अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं इस एलिमेंट को चेंज कर देता हूँ, ये मैंने एक एलिमेंट 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ एलिमेंट 1। इसका सिमिलर मैं एक नीचे की तरफ एक और एलिमेंट लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ एलिमेंट 2। इसका भी लेंथ dl है। इस एलिमेंट की वजह से मैं जब P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करता हूँ तो उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ये डायरेक्शन आता है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। अब इस प्रॉब्लम में हम जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हैं तो वो चेंज हो रहा है। एलिमेंट 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग डायरेक्शन में है और एलिमेंट 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग डायरेक्शन में है। अब इस ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। हम इन मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, मैं ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट 1 को सबसे पहले मैं ब्रेक कर रहा हूं। तो dB देख, मेरा ये वाला एंगल थीटा है, तो इसका y कंपोनेंट जो होगा वो होगा dB cos थीटा, और x वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा dB sin थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये है dB cos थीटा और ये sin थीटा, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो है dB cos थीटा। सिमिलरली जब मैं नीचे वाले मैग्नेटिक फील्ड को डिसोशिएट करता हूँ और इसको भी जब मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ तो एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा dB sin थीटा और नीचे वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा dB cos थीटा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, तो जो y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं, y एक्सिस के अलोंग मतलब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक ऊपर है तो एक दूसरा वाला नीचे है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो अलोंग एक्स एक्सिस मिलेगा, मतलब अपने को जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा। वाई एक्सिस के अलोंग अपने को कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एलिमेंट 1 है और एलिमेंट 2 है उसके कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड, और उसको हम लोग एक और चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, जिसको हम लोग एक और चीज से बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो y एक्सिस है मेरी, ये जो मेरी एक्सिस है y एक्सिस, ये हमारे रिंग की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। रिंग की एक्सिस के कैसे हैं, ये परपेंडिकुलर है। तो हम क्या बात बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रिंग। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रिंग, वो कितना होगा हमारे लिए, वो 0 होगा। वो हम अभी निकालें, वो कितना होगा हमारे लिए, 0 होगा। क्यों होगा, ये बात समझ में आई थी, बिकॉज, लिख लेते हैं वो बात, बिकॉज there is always another current element which cancels
द मैग्नेटिक फील्ड which cancels the magnetic field of one element, एक एलिमेंट के ओके मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा हमारे लिए 0 होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रिंग, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रिंग। ओके अच्छा, उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना आ रहा था? अगर मैं उसको डी बी से उसको अगर मैं डी बी एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, अब वो पैरेलल में उसका पैरेलल का साइन लगा देता हूँ, विच इज इक्वल्स टू डी बी साइन थीटा। ऊपर जाते हैं जहाँ पे हम लोगों ने इसको रिजॉल्व किया था, वहीं पे देखते हैं जो डी बी एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा कौन सा कंपोनेंट था? डी बी साइन थीटा। वो कौन सा था हमारे लिए? डी बी साइन थीटा। ओके चलो तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो डी बी पैरेलल इज इक्वल्स टू डी बी का वैल्यू हम लोग निकाले थे, यहाँ पे वो कितना है? तो म्यू नॉट आई डी एल लिखते हैं, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्या हम साइन थीटा भी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं? कहाँ पे किया था हम लोगों ने साइन थीटा? ये रहा हम लोगों का साइन थीटा। हम साइन थीटा को भी अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो डी बी पैरेलल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। साइन थीटा था हमारा आर अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैंने तो एक गलती कर दी है, यहाँ पे कैपिटल आर आएगा, यहाँ पे भी कैपिटल आर आएगा। ओके सो डी बी पैरेलल इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा और हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई, देख आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का यहाँ पे पावर है 1, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1, यहाँ पे पावर है अंडर रूट लगा हुआ है मतलब पावर 1/2। जब दो टर्म प्रोडक्ट में लिखी होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। 1 + 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2। तो हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एल। हम लोगों ने डी बी निकाल लिया। डी बी निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे? इसको दोनों साइड इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ओके तो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में डी बी पैरेलल का इंटीग्रेशन 0 से b विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर, कॉन्स्टेंट टर्म से सारी की सारी 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, सबके सब कॉन्स्टेंट है। हमारा वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ डी एल, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब डी एल का लिमिट क्या होगा? अच्छा हमको डी एल मतलब लेंथ एलिमेंट है, तो उसका लिमिट क्या होगा? 0 से टोटल लेंथ ऑफ द रिंग का टोटल लेंथ कितना होगा? सर्कमफेरेंस के इक्वल। सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग इज गिवन बाय 2 पाई आर। लेंथ ऑफ रिंग कितना है हमारे लिए? 2 पाई आर। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा b माइनस 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 ब्रैकेट के अंदर 2 पाई आर माइनस 0। इसको थोड़ा और हम लोग अच्छे से लिखते हैं, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उनको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हुआ मेरे लिए,
ऊपर पाई से नीचे वाला पाई कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, नीचे की तरफ बचा 2। चलो इन सब चीज़ों को हम लोग लिखते हैं फिर से, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग कितना आया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 2। इसको थोड़ा और याद रखने के लिए हम ऐसा करते हैं, म्यू नॉट बाई 2 अलग कर लेते हैं, आई आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर की पावर 3/2। हम इसको कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, म्यू बाई 2 आई आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग है। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग।